नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक हम लोगों ने पढ़ा था। आज इसको कंप्लीट करते हैं। फिर हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक पढ़ते हैं। ऐसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस कारण मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया था। आशा करूँगा कि आप लोगों ने कल का रिवीजन कर लिया होगा। हम लोग बात कर रहे थे गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसने नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल है वो डाक व्यवस्था के लिए जाना गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी भाइयों को, सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे। चलिए जल्दी से आप लोग आ जाइए। हम लोग ये बात कर रहे थे, ये हमने पढ़ लिया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। कि निर्माण उसने किस किस का कराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक तुगलकाबाद नगर स्थापित किया था। तुगलकाबाद इस नगर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें यहाँ से आगे बात करनी है। हमें यहाँ से आगे बात करनी, मृत्यु के बारे में बात करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक कहानी ये है कि जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से दूर था, तो भैया उसे ये सूचना मिली कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जूना खां या जौना खां को निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य का राजा जूना खां या जौना खां बनेगा। ये वही जौना खां है जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। ठीक है। हाँ जी बेटा, मैंने पीडीएफ एडवांस में दे दी थी अविनाश जी, एडवांस में पीडीएफ दे दी थी। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, मतलब प्रॉपर तो नहीं लेकिन हाँ ठीक है, इसलिए मैंने कल कोई क्लास नहीं ली है। आज भी केवल आप ही की क्लास है और आज भी कोई क्लास नहीं है आपकी क्लास के बाद। कल एक मैराथन जरूर है मेरी 10 बजे, जिसमें मैं पूरी हिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा। आप लोग भी प्लीज़ उस क्लास को ज्वाइन करिएगा रोजगार वेद अंकित यूट्यूब चैनल पर। सुबह 10 बजे पूरी हिस्ट्री, मिडिएवल, एंशिएंट और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्रियों का उसमें जो है आपका टेस्ट रहेगा। हम बात कर रहे थे, हम बात यहाँ पर पढ़ रहे थे। चलिए, हमने ये सारी चीज़ों पर चर्चा कर ली थी। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जूना खां जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, कि जूना खां के राजा बनने की भविष्यवाणी निजामुद्दीन औलिया ने कर दी थी। अब ये जान आप मेरे बेटे को राजा बनाने की बात करते हैं, मेरे बेटे को भड़का रहे हैं। तो भैया निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दे दी। जब धमकी दे दी तो भैया धमकी के रिप्लाई में, जब उनके थ्रेट मिला, थ्रेट के रिप्लाई में क्या कहा? थ्रेट के रिप्लाई में निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्तो, हुनूज दिल्ली दूरस्तो, कि साहब अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। और ये भविष्यवाणी उनकी सिद्ध भी हो गई, क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से लगभग 8 किलोमीटर दूर था तुगलकाबाद में, वहां पर एक गांव पड़ता है अफगानपुर। अफगानपुर में एक महल बनवाया गया था जूना खां के द्वारा, अयाज अहमद ने। अयाज अहमद कह लें या अहमद अयाज कह लें, अहमद अयाज के द्वारा एक लकड़ियों का महल बनवाया गया। क्या किया गया? एक लकड़ियों का महल बनवाया गया। और ऐसा कहा गया जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक महल में प्रवेश करता है तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो महल गिर जाता है। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के साथ उसकी आर्मी ने भी प्रवेश किया होगा, महल में एंट्री की होगी, जिस कारण वो महल इतने वजन को नहीं झेल पाया और वो गिर गया, जिसके गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की
मौत हो गई। क्या हो गई जी? मौत हो गई। और इसीलिए कहा गया कि भैया निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे उनकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। उन्होंने कहा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्तो, दिल्ली अभी दूर है, आप दिल्ली नहीं आ पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। चलिए, कल संडे है ना बेटा, तो इसलिए आपकी कोई क्लास भी नहीं होगी संडे में, इसलिए मैंने अपनी एक क्लास रखी है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि भैया मृत्यु कब हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। आप कहेंगे सर गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी 1325 में। तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है अफगानपुर। कौन सा? अफगानपुर गांव पड़ता है, जिसमें एक महल में उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित एक महल बनवाया, जिसमें दबकर सुल्तान की मृत्यु हो गई। कि भैया गयासुद्दीन तुगलक ने किसको धमकी दी थी? आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किसको धमकी दी थी? तुगलक ने भैया किसको धमकी दी थी? तो आप कहेंगे थ्रेट किसको दिया था, धमकी किसको दी थी? आप कहेंगे सर धमकी दी थी किसको माय डियर? आप कहेंगे सर धमकी दी थी निजामुद्दीन औलिया को। किसको? आप कहेंगे सर निजामुद्दीन औलिया को। और ये कौन थे भैया? ये सूफी संत थे। औलिया को धमकी दी, ये कौन थे? तो आप कहेंगे ये सूफी संत थे, सूफी स्कॉलर थे। कौन थे ये? सूफी संत थे, सूफी स्कॉलर थे। इन्होंने भैया इसको रिप्लाई किया, इसको क्या किया? रिप्लाई किया। किसको रिप्लाई किया? तो इसको रिप्लाई किया, इन्होंने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्तो, हुनूज दिल्ली दूरस्तो, हुनूज दिल्ली दूरस्तो, दिल्ली दूरस्तो, 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 ठीक है। कि सब कि साहब दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सर सभी शासक दिल्ली के लिए ही परेशान थे। बिल्कुल, तो ये चीजें आप लोगों ने लिख लेनी है, आई होप लिख ली होंगी। कि तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर की दूरी पर अफगानपुर पड़ता है। क्या पड़ता है जी? अफगानपुर पड़ता है। आप कहेंगे सर अफगानपुर में क्या था? उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने, किसने? अहमद अयाज ने क्या किया था? अहमद अयाज ने एक महल बनवाया था, जिसमें दबकर 1325 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1325 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है जी। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। हम आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। 1325 से लेकर 1351 तक गद्दी पर बैठा जूना खां या जौना खां, हम बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जूना खां, जिसे हम जौना खां के नाम से भी जानते हैं। जौना खां, जूना खां या जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और इसका
मूल या ओरिजिनल नाम था उलूंग खां, कि जूना खां के बचपन का नाम क्या था। जूना खां के बचपन का नाम था, जिसका नाम था उलूंग खां। जब ये बड़ा हुआ तो साम्राज्य में इसे जाना गया जौना खां के नाम से या जूना खां के नाम से, और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसे जाना गया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को हम शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी कहते हैं, कि भैया एमबीटी ये गद्दी पर बैठ जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एवं योग्य व्यक्ति था ये। अब एक राजा मुंद्री हैं, उनके अभिलेख में इनस्क्रिप्शन ऑफ राजा मुंद्री कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक दुनिया का खान, दुनिया का खान है मतलब दुनिया के खानों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बताया गया, ग्रेटेस्ट बताया गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा था, सबसे ज्यादा योग्य राजा था, लेकिन इसकी सनक भरी योजनाओं के कारण ये असफल होता चला गया, ये असफल होता चला गया। इसलिए इसे असफलताओं का बादशाह, रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील, बहुत सारे नाम इसको दिए गए। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन कब से कब तक किया? 1325 से 1351 तक इसने शासन किया है। आगे बात करते हैं, जूना खां या जौना खां के नाम से ये गद्दी पर बैठा? नहीं, इसका ओरिजिनल नाम था उलूंग खां। जब ये बड़ा हुआ तो इसे जूना खां कहा गया, और यही जूना खां आगे चलकर भैया किससे बन गया? तो ये भैया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ गया। राजा मुंद्री का एक अभिलेख है, राजा मुंद्री के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर दुनिया का खान किसे कहा गया, कि दुनिया का खान किसे कहा गया? तुगलक हैज बीन कॉल्ड खान ऑफ वर्ल्ड। खान ऑफ वर्ल्ड किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। ठीक है, लिख लेंगे यहां तक। हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नहीं, आज प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, आज प्रैक्टिस सेट नहीं होगा डियर। ये आप लोग लिखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक, मेरे साथ रिवाइज करो, मैं ज़्यादा नहीं तेज बोल पाऊंगा, है ना, मेरे साथ रिवाइज करो कि कब से कब तक शासन किया। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, जिसका ओरिजिनल या बचपन का नाम था उलूंग खां। जब ये बड़ा हुआ तो जूना खां के नाम से जाना गया, और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसे क्या कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी कहा गया। अच्छा, अब एमबीटी के बारे में बात है कि किसको दुनिया का खान कहा गया। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसे दुनिया का खान कहा गया? आप कहेंगे राजा मुंद्री के एक अभिलेख में से दुनिया का खान कहा गया। ठीक है जी। चलिए आगे बात आती है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया। तो अभी हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया था, तो इसने 1325 से लेकर 1351 तक लगभग 26 सालों तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां को अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे जूना खां, जूना खां ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका ओरिजिनल या मूल नाम उलूंग खां था। क्या नाम था? उलूंग खां। आप कहेंगे सर उलूंग खां इसके बचपन का नाम था। राजा मुंद्री के अभिलेख में, राजा मुंद्री के अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? राजा मुंद्री के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। क्या कहा गया? दुनिया का खान कहा गया, दुनिया का खान कहा गया। ठीक है जी, क्या कहा गया? दुनिया का खान कहा गया। खत्म कहानी। चलिए खत्म कहानी, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, ये तो आपका रिवीजन हुआ। हम बात करते हैं कि सर इसे क्या क्या कहा गया है, एमबीटी को किस किस नाम से जाना गया। देखिए मैंने अभी ये बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा योग्य राजा था, लेकिन उसकी सनक भरी योजनाओं के कारण ये असफल होता चला गया। इसीलिए इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु,
असफलताओं का बादशाह भी कहा गया। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि सर मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु क्यों कहा गया था? तो आप कहेंगे सर इसे सनक भरी योजनाओं के कारण, सन की योजनाओं के कारण, सन की योजनाओं के कारण, योजनाओं के कारण, के कारण इसे क्या कहा गया है? इसे भैया क्या कहा गया? स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि मुस्लिम साम्राज्य में क्या हुआ करता था, जो उलेमा होते हैं, जो हरी पगड़ी बांधते हैं, जो उलेमा लोग हैं जो हरी पगड़ी बांधते हैं, वो न्याय, जो जस्टिस होता है वो करते थे। एक तरीके से जज का काम करते थे। क्या करते थे? जज का काम करते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा वर्ग का जो अधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है। तो आप कहेंगे कि उसने न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एकाधिकार समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब मोनोपोली। एकाधिकार का मतलब है कि न्याय सिर्फ और सिर्फ उलेमा लोग ही करेंगे। कौन करेंगे? उलेमा लोग ही करेंगे। विक्रांत आपका कमेंट दिख रहा है भैया? दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए आप लोग परेशान मत होइए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट जो स्टेट पी ट्रिपल एस सी होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ कर दी। कि भैया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसने जिसने साम्राज्य में नियुक्तियों को योग्यता का आधार बनाया, या नियुक्त करने के लिए जो आधार बनाया वो योग्यता बनाया, कि केवल अब उन्हीं की नियुक्तियां होंगी जो योग्य होंगे। जो योग्य होंगे। पहले से क्या आता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, सेनापति का बेटा सेनापति, और कांस्टेबल सिपाही का बेटा सिपाही। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने कहा कि जो योग्य होगा, अगर योग्य सेनापति के लिए है तो वो सेनापति बनेगा, यदि वो सिपाही के योग्य है वो सिपाही बनेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। कल मेरी क्लास नहीं हुई थी। ठीक है। तो हम बात करेंगे सर यहाँ पर कि सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको मैं एमबीटी के नाम से यहाँ पर लिखूंगा, एमबीटी ने ही बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति या नियुक्त करने की नीति अपनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद तुगलक adopted the policy of appointing officers on the basis of merit without discrimination। बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना किसने प्रारंभ किया था? तो एमबीटी ने। किसने भैया? एमबीटी ने। बहुत बढ़िया। यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट से। यहाँ तक आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए कि भैया किसे स्वप्नशील कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया, पागल कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। यहाँ तक आप लोग जल्दी से लिख लेंगे, फटाफट से लिखें। अच्छा, लिखने के बाद थंब जरूर कर दिया करें कि आपने लिख लिया या नहीं। ठीक है। हाँ जी। सोनी सिंह जी अभी तो तबीयत ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। कल मैंने अभी बताया था कि कल क्लास नहीं थी। हाँ जी। केवल केवल यादव जी धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भैया इसे क्या क्या कहा गया है। तो आप कहेंगे एमबीटी को स्वप्नशील कहा गया। क्या कहा गया? स्वप्नशील कहा गया। रक्त पिपासु कहा गया। क्या कहा गया? रक्त पिपासु कहा गया। रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है जी। पागल कहा गया। पागल। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी वो असफल हो गई। इसने न्याय वर्ग पर उलेमाओं का क्या कर दिया भैया? उलेमा वर्ग का एकाधिकार समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर
किसके योग्यता के आधार पर क्या किया इसने, नियुक्तियां करना प्रारंभ कर दिया, अधिकारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है जी, चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए ये आपका रिवीजन भी हुआ। किसे कहते हैं, अभी इसे पागल भी कहेंगे, असफलताओं के कारण इसे असफलताओं का बादशाह भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, असफलताओं का बादशाह भी कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर इसने क्या किया। इसने क्या किया, सबसे पहली जो योजना थी, इसकी सबसे पहली योजना जो थी, पहली योजना थी कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, टैक्स हाइक इन दोआब रीजन। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीर ए कोही नामक विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड अमीर ए कोही फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग, एक नया डिपार्टमेंट बनाया था जिसे अमीर ए कोही के नाम से जाना गया। किसके नाम से, अमीर ए कोही के नाम से जाना गया है। अब बात होगी कि सर अमीर ए कोही के नाम से जाना गया, हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर जब ये विभाग बना तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा अब तो मैंने नया विभाग बना दिया है, अब तो जो है ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो हुआ ये कि इसके अधिकारियों ने 50% तक टैक्स वसूल किया, कर वसूल किया, और इसी समय सूखा पड़ गया। इसी समय सूखा पड़ जाने से क्या हुआ कि साम्राज्य में आर्थिक व्यवस्था फेल हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। जब फसलें बर्बाद हो गई तो एमबीटी के अधिकारियों ने जबरदस्ती कर वसूलना प्रारंभ कर दिया, जिससे जनता में असंतोष फैला, जनता ने रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है जी, तो हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए एक नया विभाग बनाया था। क्या नाम था, अमीर ए कोही। क्या नाम था, अमीर ए कोही नामक एक नया विभाग बनाया, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि अब कृषि का विकास होगा। दुर्भाग्य ये रहा मोहम्मद बिन तुगलक का कि इसी समय अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें बर्बाद हो गई तो भैया फसल जब नहीं होंगी तो टैक्स कहां से देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों ने, ऑफिसर्स ने 50% तक टैक्स वसूल किया, जिस कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। तो यह योजना भी उसकी असफल हो गई। यह योजना क्या हो गई, यह योजना असफल हो जाती है। यह योजना क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड योजना उसकी क्या रही, राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था, मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो उनसे बचने के लिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर चला गया भैया, देवगिरी लेकर चला गया। कहाँ लेकर जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। कहां पर, देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी लेकर जाता है और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख देता है। देवगिरी जो कि दक्षिण में है और इसका नाम बदलकर इसने क्या कर दिया, दौलताबाद। क्या कर दिया जी, दौलताबाद। लेकिन यह योजना भी असफल हुई, यह योजना भी असफल हो गई। बहुत ज़्यादा यह योजना सफल नहीं हो पाई। मजबूरन फिर से लोगों को दिल्ली में लाकर बसाया गया। पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी राजधानी को देवगिरी लेकर गया और दिल्ली से बहुत सारे लोगों को देवगिरी में स्थापित किया। लेकिन बाद में इसने अपनी राजधानी को पुनः दिल्ली बनाया और जो देवगिरी में लोग ले जाकर बसाए थे उन्हें फिर से वापस दिल्ली ले आया। तो लोगों ने कहा कि ये राजा तो पागल है, ये राजा तो पागल है। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया। हम बात करेंगे, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप कहेंगे सर पहली योजना थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए एक विभाग बनाया था जिसका नाम था अमीर ए कोही। क्या नाम था, अमीर ए कोही। कौन सा, अमीर ए कोही। अब इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी भैया दूसरी योजना, आप कहेंगे सर दूसरी योजना के अंतर्गत,
दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी परिवर्तित कर दी। राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर जाता है? अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया? आप कहेंगे दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी। कहाँ पर? देवगिरी स्थानांतरित कर दी। कहाँ पर स्थानांतरित कर दी? देवगिरी। देवगिरी साउथ इंडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? साउथ इंडिया में पड़ता है। रिवीजन के लिए ही तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये रिवीजन ही तो कराता हूँ मैं। पहले मैं पूरी स्लाइड, फिर दूसरे पर मैं रिवीजन करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ? रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, सिलेक्शन भी यही कहेगा, सिलेक्शन भी यही कहेगा कि ये स्टूडेंट बोर है, इसको नहीं आता है आंसर देना। सिलेक्शन बोर्ड भी ऐसे ही कहेगा आपके लिए। ठीक है, हम कहते हैं कि जिस जिस क्लास में हम इंटरेस्ट लेंगे वो क्लास इंटरेस्टिंग होगी, है ना। चलिए, जब सर्वाइकल प्लस माइग्रेन प्लस साइनस तीन चीज इतने से ऊपर हिस्से में हो ना, तो आप बेड से नहीं उठ पाएंगे माय डियर, बेड से नहीं उठ पाएंगे। आप सोना चाहेंगे, लेटना चाहेंगे, उठ नहीं पाएंगे बेड से। और मैं आप लोगों के लिए क्लास लेने आ रहा हूँ, ड्राइव करके आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ। ठीक है, और डॉक्टर ने तो बेल्ट पहनने के लिए दी कि बेल्ट पहनो और सामने रखो। बेल्ट इसलिए नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि बेल्ट पहन के फिर मैं घूम ही नहीं पाऊंगा, और मैं आपके लिए घूम रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर आप ये एलिगेशंस लगा दें तो फिर मुझे लगता है कि आपका फिर भगवान भला करे। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर दो राजधानी हमने पढ़ ली, दो राजधानी हमने पढ़ ली, एक राजधानी हो गई। पहली योजना, सॉरी, दो योजना पढ़ी। पहली योजना थी भैया दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दूसरी थी उसकी राजधानी परिवर्तित, कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देवगिरी। देवगिरी। और भैया अमीर कोही विभाग की स्थापना कर दी। आगे बात करते हैं, देवगिरी को कुबतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आप कहेंगे कुबतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, ये भैया खिलजी वंश का था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया तो क्या कर दिया? तो आप लोग इसको बताना क्या कर दिया है। आप कहेंगे सर दौलताबाद रख दिया। क्या रख दिया? दौलताबाद। और यह योजना भी असफल हो गई। इस योजना ये पूर्णतः असफल रही। 1335 में दौलताबाद से लोगों को पुनः दिल्ली बुलाने की अनुमति दे दी गई कि अब सभी लोग दिल्ली आ जाएंगे। अब सभी लोग कहाँ आ जाएंगे? दिल्ली आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया भैया यहां तक। चलिए, हाँ, एक मेरी प्यारी बहन कह रही है, पूजा कह रही है गुड हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका भविष्य भी तो प्रायोरिटी है। आपका भविष्य भी तो टीचर के लिए सर्वप्रथम होता है। जब एक विद्यार्थी टीचर के ऊपर भरोसा करता है तो टीचर ये सोचता है कि मैं कुछ भी करूं लेकिन इन बच्चों के लिए हर वो कंटेंट, हर वो चीज़ दे पाऊं जो इनके एग्जाम में आने की संभावना है। शायद ये बात आप तब समझ पाएंगे जब आप टीचर बनेंगे, या जब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, या आप बहुत सारे बच्चे पढ़ाते भी होंगे, तो आप ये मानकर चलो कि आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके पढ़ाए हुए में से ना आए। आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपने जो पढ़ाया बच्चा उसको करके आए और आपका बच्चा टॉप करे। आप यही चाहेंगे ना कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा टॉप करे। हर अध्यापक, हर टीचर यही चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए कंटेंट में से आए, उसका बच्चा टॉप करे, उसके बच्चे का सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपके माँ बाप खुश होंगे, और दूसरे नंबर पर आपका टीचर, आपका अध्यापक खुश होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यार दोस्त भाई बहन खुश ना होंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन दो लोगों को बहुत आस होती है, एक तो माँ बाप को, और एक जो आपको पढ़ा रहा है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है, उसको। ठीक है, तो आपको तो खुशी है ही, आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, लेकिन मैं उन दो लोगों की बात कर रहा हूं जो आपके बैकबोन के रूप में काम करते हैं। एक तो माँ बाप हो गए नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे भैया कहीं ना कहीं टीचर भी इस लेवल में आता है कि वो आपके लिए क्या कर पा रहा है आपको और क्या दे रहा है। ठीक है जी, चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं देवगिरी को
कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है, इसने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर दी देवगिरी को, तो देवगिरी का नाम रख दिया दौलताबाद। देवगिरी का नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। लेकिन ये योजना भी असफल हो गई और उसके बाद 1325 में दौलताबाद से लोगों को पुनः दिल्ली बुला लिया गया। क्या कर लिया गया? दिल्ली बुला लिया गया। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको आप लोगों ने लिख लिया या नहीं लिखा? चलिए लिख लीजिए जल्दी से। आगे बात करते हैं कि देवगिरी को और क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, अभी हमने पढ़ा था कि देवगिरी को हम कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जानते हैं। कुव्वतुल इस्लाम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया था? कुतुबाबाद। क्या नाम रखा था देवगिरी का? तो कुतुबाबाद। आप कहेंगे कुतुबाबाद नाम रख दिया था। क्या नाम रख दिया था जी? कुतुबाबाद नाम रख दिया था। तो आप कहेंगे सर देवगिरी का नाम कुतुबाबाद कर दिया था। ऐसे लिख दो, ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? देवगिरी। आप कहेंगे सर देवगिरी का नाम क्या रख दिया था? देवगिरी का नाम क्या कर दिया भैया? कुतुबाबाद कर दिया। क्या कर दिया? कुतुबाबाद कर दिया। लिखना। अब बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम कुतुबाबाद से बदलकर दौलताबाद कर दिया। क्या कर दिया जी? दौलताबाद कर दिया। यहां पर आप पढ़ लेंगे दौलताबाद। अब यह योजना भी क्या रही? असफल रही और भैया लोगों को पुनः दिल्ली बुला लिया गया। क्या कर लिया गया? पुनः दिल्ली बुला लिया गया। आप कहेंगे दौलताबाद से, देवगिरी से, दौलताबाद से लोगों को पुनः दिल्ली लाने की अनुमति दे दी। और ये भैया कब? तो आप कहेंगे सर 1335 में। इसको भी लिखना कि 1335 में लोगों को दौलताबाद से दिल्ली लाने की अनुमति दे दी गई। चलिए आगे बात करते। तीसरी योजना क्या थी? आप कहेंगे सर तीसरी सांकेतिक मुद्रा। आप कहेंगे सर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये तीसरी योजना है। आप कहेंगे जो टोकन करेंसी थी, कि तीसरी योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्के चलाए। अंडर द थर्ड प्लान मोहम्मद तुगलक इंट्रोड्यूस सिंबॉलिक कॉइन्स, कि भैया प्रतीकात्मक या चित्रात्मक क्या किया? कॉइन चलाए थे। और ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा थी, इंस्पिरेशन थी, एमबीटी ने कहां से ली थी? तो सिक्के संबंधित विधि प्रयोगों के कारण एडवर्ड टॉमस ने क्या कहा था? धनवानों का राजकुमार कहा। कि किसे भैया? पिलग्रिम्स ऑफ प्रिंस कहा जाता है। आप कहेंगे सर प्रिंस ऑफ रिचेस कह लें, पिलग्रिम्स ऑफ रिच कह लें, तो किसको कहा गया है? आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को आप लोग कहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किसने कहा था? एडवर्ड टॉमस ने। किसने? एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। क्या कहा? धनवानों का राजकुमार कहा। आप कहेंगे सर धनवानों का राजकुमार किसे कहा गया? कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। अब जब ये योजनाएं असफल होती रही, अभी इसकी दो योजनाएं और हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे भैया एक खुरासान अभियान हम लोग पढ़ लेंगे। कौन सा? खुरासान अभियान हम लोग पढ़ लेंगे। भैया मुझे लग रहा है कि शायद ये 1335 ही लिखा है, ये 25 नहीं लिखा, 1335 लिखा है। क्या लिखा है? 1335। 1335 है ये। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर लिख लीजिए। बड़े टॉपिक हैं ये, बड़े टॉपिक हैं। अब बताओ हाथ से अगर हम लिखते तो क्या कर पाते इनको? इतना नहीं कर पाते।
चलिए। जी प्रतिभा, बिल्कुल मेरी बहन। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर तीसरी योजना। तीसरी योजना में क्या किया तुगलक ने? क्या किया भैया? कौन से? तो आप कहेंगे सर प्रतीकात्मक या चित्रात्मक सिक्के चलाए। चित्रात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक कह लें, सांकेतिक मुद्रे कह लें, एक ही बात हो जाएगी। चित्रात्मक कह लें, सांकेतिक कह लें, एक ही चीज है। सांकेतिक, सांकेतिक कह लें, प्रतीकात्मक कह लें। सांकेतिक प्रतीकात्मक सिक्के चलाए और इन सिक्कों के विधि प्रयोग के कारण ही एडवर्ड एडवर्ड टॉमस एडवर्ड टॉमस ने क्या किया? एडवर्ड टॉमस ने भैया मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को क्या कहा? एमबीटी को धनवानों का राजकुमार कहा। क्या कहा? धनवानों का राजकुमार। धनवानों का राजकुमार कहा। ठीक है जी। टॉमस ने क्या कहा भैया? धनवानों का राजकुमार कहा। क्या कहा? धनवानों का राजकुमार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कि उसके सिक्के चलाने की प्रेरणा कहाँ से आई थी। आज मैं यहीं तक पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा। चलिए इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। आज मोहम्मद बिन तुगलक को खत्म कर लेते हैं और फिरोज शाह तुगलक मंडे से पढ़ लेंगे। हम बात कर रहे हैं कि उसके सिक्के चलाने की प्रेरणा चीन के शासक कुबलई खां व ईरान के शासक गजन खां से ली थी। इंपॉर्टेंट है कि एमबीटी ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, जो सिंबॉलिक करेंसी चलाई थी, इसको चलाने की जो इंस्पिरेशन थी मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये भैया चीन के शासक कुबलई खां से और गजन खां से। कहाँ से? चीन के शासक कुबलई खां से और गजन खां से ली थी। ठीक है जी। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत पीतल व तांबे धातु के सिक्के चलाए गए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर था। मतलब इनका जो मूल्य था वो चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। ठीक है, तो आप कहेंगे इंट्रोड्यूस कॉइन ऑफ ब्रास एंड कॉपर मेटल्स अंडर सिंबॉलिक करेंसी हुज वैल्यू वाज इक्वल टू टका ऑफ सिल्वर। मतलब चांदी का जो रुपया चलता था टका, उसके मूल्य के बराबर भैया किसकी वैल्यू थी? पीतल और तांबे के जो सांकेतिक मुद्रा चलते थे। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है कि एक सिक्के पर उस पर किसी मछली का चिन्ह है, किसी एलिफेंट का है, किसी लायन का है, किसी टाइगर का है, तो एक प्रकार से उस पर संकेत बने होते थे, संकेत बने होते थे। उसी को हम सांकेतिक बोलते हैं। ठीक है जी, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भैया, इसको जल्दी जल्दी से आप नोट डाउन करिए। चलिए बहुत शानदार, लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को। जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिएगा। यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, दो ही सेंटेंस थे। आगे बात करते हैं उसने सिक्के चलाने की प्रेरणा किससे ली थी। तो आप कहेंगे सर चीनी शासक था, चीनी शासक कुबलई खां से। किससे? चीनी शासक कुबलई खां, कुबलई खां, चीनी शासक कुबलई खां एवं एवं ईरानी शासक, ईरानी शासक गजन खां से। किससे? गजन खां से, गजन खां से।
ठीक है। अब उसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत जो सांकेतिक मुद्रा उसने चला रखी थी, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, सिंबॉलिक करेंसी, मुद्रा के अंतर्गत पीतल व तांबे की मुद्रा चलाई थी। पीतल व तांबा, तांबा की धातुओं के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के टका के बराबर हुआ करता था। किसके? चांदी के टका के बराबर हुआ करता था। प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। चलिए आगे बात करते हैं खुरासान अभियान। दो अभियान और पढ़ते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। चलिए, खुरासान अभियान क्या था कि खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सोल्जर्स को, सैनिकों को 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी कि भाई चलो सैनिक जुड़े रहेंगे, 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। लेकिन खुरासान और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यों के बीच में समझौता होता है, ट्रीटी होता है, जिस कारण भैया, जिस कारण क्या हुआ, यह युद्ध नहीं हो पाया। और जब यह युद्ध नहीं हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक को दो लॉस हुए। एक तो 3,70,000 लोगों को 1 साल की एडवांस सैलरी गई। दूसरा, अगर युद्ध होता तो युद्ध में जो लूट पाट करके ये लोग लाते वो भी नहीं मिल पाया, तो इसके दो लॉस हो गए। तो इन लॉस को उसने, लोगों ने कहा कि ये तो पागल राजा है, ये तो असफल होता जा रहा है। एक था कराचिल अभियान। कराचिल अभियान था, कराचिल अभियान ये था कि इसने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेज दी। एक बहुत बड़ी विशाल सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेज दी। ठीक है, जब जीतने के लिए भेजी तो भैया हुआ क्या, इसकी सेना जंगलों में भटक गई। कुछ ने कहा कि इसकी सेना को जंगलों में जानवरों ने खा लिया, कुछ ने कहा इसकी सेना भैया अपने आप अपने अपने घर लौट गई। तो वास्तविकता क्या रही किसी को नहीं पता चला। मात्र 3 अधिकारी इसके वापस आए, इसके 3 सोल्जर्स वापस लौटे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं कि कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजी थी। लेकिन सेना रास्ते में भटक गई और भटक जाने के कारण मात्र 3 अधिकारी, 3 सिपाही वापस लौटे और यह योजना भी फेल हो गई। इस कारण इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा। क्या कहा? असफलताओं का बादशाह कहा। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक लिख लिया होगा, इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर। एक बच्चा कह रहा है हिस्ट्री का नोट्स कितने में मिलेगा? बेटा आपका तो फ्री में ही है, आपके तो एप्लीकेशन पे ही लोड हो जाता, अपलोड हो जाते हैं क्लासेस। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि खुरासान जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 लोगों को क्या किया? वेतन दे दिया। विशाल सेना को 1 साल का अग्रिम यानी कि एडवांस वेतन दे दिया, अग्रिम वेतन दे दिया। ठीक है जी। चलिए, अब कराचिल अभियान सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेज दी। किसको जीतने के लिए? पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेज दी। लेकिन भैया सेना जंगलों में भटक गई। सेना जंगलों में भटक जाने के कारण में भटक जाने के कारण मात्र 3 सैनिक ही वापस लौटे। 3 सैनिक ही वापस लौटे, ही वापस लौटे।
लौटे। ठीक है जी, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक माय डियर। चलिए, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि पूरी सेना जंगलों में भटक गई, केवल 3 अधिकारी वापस आए और अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा। क्या कहा? असफलताओं का बादशाह कहा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जैन विद्वान जिन सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम मंडे में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, इसको हम लोग पढ़ लेंगे, मेहनत करेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से मंडे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।